डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 को स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम हेमिकॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हेमिकॉर्डेटा को डिस्कस करना शुरू किया था और उसमें क्लास एंटीरोन्यूस्टा के फीचर्स देखे थे। आज हम क्लास एंटीरोन्यूस्टा की मुख्तलिफ सिस्टम्स की डिटेल को स्टडी करेंगे और इसके अलावा हेमिकॉर्डेटा की दूसरी क्लास टीरोब्रेंकिया के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे हम एंटीरोन्यूस्टा के मेंबर्स में फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एंटीरोन्यूस्टा के मेंबर्स को हम एकोन वर्म्स कहते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें फीडिंग किस तरह से होती है। तो इनकी बॉडी के बाहर चूंकि ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है इनकी, जिसकी वजह से ये मुसलसल म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं और इसके अलावा इनकी जो सरफेस है वो सिलिएटेड होती है। इसलिए इस सरफेस के ऊपर जो म्यूकस है उसकी वजह से बहुत सारी फूड, डेट्राइटस और बहुत सारे पार्टिकल्स इस म्यूकस जो प्रोबोसिस के ऊपर है उसके साथ एडहियर कर जाते हैं या चिपक जाते हैं और ये जो चिपकी हुई फूड है इसको सीलिया की मदद से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है पोस्टीरियरली और वेंटली टुवर्ड्स द माउथ। तो माउथ की तरफ फूड की डायरेक्शन हो जाती है, यानी सरफेस के ऊपर, प्रोबोसिस की सरफेस के ऊपर फूड जो है वो एडहियर हुई और वहां से सीलियरी ट्रैक्स जो हैं उनकी मदद से फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड द माउथ। माउथ के करीब पहुंचकर ये जो फूड है ये बकायदा म्यूकॉइड स्ट्रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी कि एक लेसदार सी तार बन जाती है जो कि फिर माउथ में एंटर हो जाती है। ये जो एकोन वर्म्स हैं ये इस तरह से ट्रैप की हुई सारी फूड को माउथ के अंदर नहीं ले जाते, बल्कि कुछ पोर्शन को रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट कैसे किया जाता है कि ये अपने प्रोबोसिस को अपने कॉलर के अगेंस्ट पुल करते हैं या रगड़ते हैं और उसके नतीजे में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो गिर जाते हैं और बाकी जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस में ट्रैप ही रहते हैं और उनको फिर माउथ में ले जाते हैं। जो रिजेक्टेड मटेरियल होता है उसको कॉलर और ट्रंक के सीलियरी ट्रैक्स जो हैं वो पीछे की तरफ धकेल देते हैं और यूं वो फूड जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है पोस्टीरियरली। अब डाइजेशन कैसे होती है? तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एंटीरोन्यूस में एक सिंपल ट्यूब है। फूड जो है वो गट में मुख्तलिफ उभार हैं जिन्हें डायवर्टिकुला ऑफ द गट कहते हैं और इनमें एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं और फिर फूड की डाइजेशन होती है। ये जो डायवर्टिकुला ऑफ द गट है इन्हें हेपेटिक सैक्स कहते हैं। तो हेपेटिक सैक्स प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड इन दीज हेपेटिक सैक्स फूड इज डाइजेस्टेड। जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, ये जो एंटीरोन्यूस हैं, आपको बताया था कि ये यू शेप्ड बरोज में रहते हैं। उस बरो की एक साइड से ये वर्म जो है अपना पोस्टीरियर एंड बाहर निकालता है और डेफिकेशन कर देता है, यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकाल देता है। जहां पर लो टाइड जोन्स होते हैं, यानी कि जब वेव्स ज्यादा हाई नहीं होती तो समंदर के नीचे वाली जो रेत है वो नजर आ रही होती है, वहां पर इनकी जो बरोज हैं वो भी नजर आ रही होती हैं। तो इनकी निशानी ये है कि बरो का जो सबस्ट्रेट है वहां पर इनकी जो है वो कास्टिंग्स पड़ी होती हैं, यानी इनका वेस्ट मटेरियल जो है वो मौजूद होता है और ये निशानी होती है कि इस जगह के ऊपर एंटीरोन्यूस्ड रह रहे हैं। अब एंटीरोन्यूस्टा के नर्वस सिस्टम को देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है एंटीरोन्यूस में दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन और ये सिलिएटेड एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम में डॉर्सल और वेंट्रल नर्व ट्रैक्स हैं
और एपिडर्मल नर्व सेल्स का एक नेटवर्क है जिसे नर्व प्लेक्सस कहते हैं। कुछ स्पीशीज में डॉर्सल नर्व ट्यूबुलर होती है और उसमें जाइंट नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये जो जाइंट नर्व फाइबर्स होते हैं ये रैपिड इंपल्सेस जनरेट करते हैं। बॉडी के अंदर कोई मेजर गैंग्लिया नहीं है। सेंसरी रिसेप्टर्स आमतौर पर अनस्पेशलाइज्ड हैं और पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आपके ज़हन में होना चाहिए कि अनस्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स जो हैं वो इससे से होते हैं कि जिस रिसेप्टर को हम कोई स्पेशल आर्गन का नाम ना दे सकें तो उन्हें कहते हैं अनस्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स, जबकि स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि सर्टेन किस्म के आर्गन्स बन जाते हैं। आपकी अपनी एग्जांपल ये है कि आपके पास अनस्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स आप महसूस कर सकते हैं कि जो हमारी छूने की हिस्स है, जो हमारी हीट एंड कोल्ड की हिस्स है, जो हमारे प्रेशर फील करने की हिस्सा, ये अनस्पेशलाइज्ड किस्म के रिसेप्टर्स हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरी स्किन के ऊपर। जबकि जो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं उसमें ईयर, आईज, नोज, टंग ये बन जाते हैं ताकि वो फिर हम उनको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। तो इनके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो सारे अनस्पेशलाइज्ड हैं। नाउ इनका जो गैस एक्सचेंज का सिस्टम है उसमें देखते हैं तो रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए इनके पास फेरेंजियल स्लिट्स हैं जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। फेरेंजियल स्लिट्स के ऊपर सीलिया मौजूद हैं। सीलिया की मदद से वाटर जो है वो माउथ के अंदर और फिर आगे की तरफ पुश किया जाता है। फेरेंजियल स्लिट्स के ऊपर से सर्कुलेट कर होता है वाटर। तो ये सारी जो मूवमेंट ऑफ वाटर है माउथ के अंदर फेरेंजियल स्लिट्स तक और बॉडी के अंदर की तरफ से लेकर बाहर की तरफ तक ये सारी सीलिया की मदद से की जाती है। जब वाटर फेरेंजियल स्लिट्स के ऊपर से गुजरता है तो उस दौरान में gases are exchanged by diffusion between water and blood sinuses which are present in the pharyngeal region. गिल्स के अलावा रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं इनकी बॉडी वॉल के अक्रॉस से भी डिफ्यूज करती हैं, क्योंकि बॉडी वॉल जो है वो कंपैरेटिवली थिन है, वेट है, उसके ऊपर ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ एयर जो है वो उसमें उनमें इनकी सरफेस पे ट्रैप होती है और उससे भी गैस एक्सचेंज हो जाता है। ताहम ये वाली रेशो जो है वो माइनर है और मेन गैस एक्सचेंज गिल स्लिट्स के थ्रू होता है। एंटीरोन्यूस की सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो अकोरवॉर्म्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें एक डॉर्सल और एक वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल होती है, यानी एक डॉर्सल साइड की तरफ यानी ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल है और एक इसी तरह से नीचे वाली साइड पे यानी वेंट्रल साइड पे लंबाई के रुख में मौजूद है। ब्लड जो है डॉर्सल वेसल में एंटीरियरली मूव करता है और वेंट्रल वेसल में पोस्टीरियर डायरेक्शन में मूव करता है। इन वेसल से ब्रांचेस निकलती हैं, यानी ये जो दो वेसल्स हैं डॉर्सल और वेंट्रल, इनमें से ब्रांचेस निकलती हैं जो कि ओपन साइनसेस में जाती हैं। चूंकि इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सिस्टम है लिहाजा ब्लड वेसल से बाहर भी आता है और ओपन साइनसेस में जाता है। जितना भी ब्लड एंटीरियर डायरेक्शन में मूव करता है वो वहां से मूव करते हुए ब्लड साइनसेस में जाता है। ये जो ब्लड साइनस होते हैं इन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलस। प्लूरल इनकी जो है वो है ग्लोमेरुलाई। ये जो है ग्लोमेरुलाई ये पाए जाते हैं या ये ब्लड साइनसेस जो हैं ये पाए जाते हैं बेस ऑफ प्रोबोसिस में। पूरी बॉडी में नहीं है साइनस बल्कि बेस ऑफ द प्रोबोसिस वाली जगह पर ये ब्लड साइनसेस पाए जाते हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। इस जगह के ऊपर ये जो ग्लोमेरुलस वाली जगह है यहां पर एक्सक्रीटरी वेस्ट को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करके ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है ये प्रोबोसिस की सेलूम में यानी कैविटी में आ जाते हैं और वहां से प्रोबोसिस की वॉल में एक या दो पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये एक्सक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
नाउ ये जो कॉर्नवर्म है, इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, तो ये गैस एक्सचेंज के गैस की ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें सेलुलर एलिमेंट्स भी नहीं होते, यानी ब्लड जो है वो सेल्स वाला नहीं है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स वगैरह इसमें नहीं होते। और इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल देखा है कि एक्सक्रीशन में है, तो एक्सक्रीट करना क्या है। तो प्रिंसिपल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एंटीरोन्यूस इज अमोनिया। ये जो अमोनिया है, ये तो अमोनिया जो है ये बॉडी वॉल के थ्रू डिफ्यूज करके एक्सक्रीट होती है, जबकि बाकी के जो एक्सक्रीटिव वेस्ट हैं वो ब्लड साइनसेस या ग्लोमेरुलाई में फिल्टर किए जाते हैं और फिर वहां से प्रोबोसिस की स्लूम में आते हैं और प्रोबोसिस की वॉल में एक या दो पोर्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब हम एंटीरोन्यूस्टा में रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। तो पहली बात ये कि एंटीरोन्यूस जो हैं ये डायोशियस होते हैं, यानी सेक्सेस सेपरेट हैं। जो बॉडी होती है उसके अंदर बॉडी वॉल में के साथ दो रोज गोनेड्स की लगी होती हैं एंटीरियर रीजन ऑफ ट्रंक में। हर गोनेड जो है वो जाती तौर के ऊपर अपनी एक ट्यूब रखता है जिसके थ्रू वो बाहर की तरफ ओपन होता है और जो गैमीट्स वो बनाता है उनको रिलीज कर दिया जाता है बॉडी से बाहर। चूंकि दोनों तरह के गैमीट्स जो हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने से पहले जो गैमीट्स की रिलीज है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉनिंग। जब एक पॉपुलेशन में रहते हुए एक वर्म स्पॉनिंग करता है, यानी अपने गैमीट्स रिलीज करता है, तो फिर उसके नतीजे में उस एरिया में रहने वाले सारे एंटीरोन्यूस जो हैं या उस स्पीशीज के मेंबर्स जो हैं वो स्पॉन कर देते हैं, यानी कि अपने अपने गैमीट्स रिलीज कर देते हैं। ये बिहेवियर सजेस्ट करता है कि इनमें कोई स्पॉनिंग फीरोमोन होता है, कोई केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि सबके अंदर ये बिहेवियर तब्दीली करता है। ऐसे केमिकल्स को हम फीरोमोन कहते हैं। चूंकि इस फीरोमोन का इफेक्ट स्पॉनिंग है, यानी कि रिलीज ऑफ गैमीट्स है, इसलिए इसे स्पॉनिंग फीरोमोन कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और डेवलपमेंट शुरू होती है, तो डेवलपमेंट के दौरान में एक सिलिएटेड लार्वा बनता है जिसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। ये लार्वा जो है ये प्लैंकटन पर, यानी कि पानी की सरफेस पर कई दिनों तक स्विम करता है। ये कई दिन तक या कई वीक्स तक स्विमिंग करता है और फिर उसके बाद फाइनली ये लार्वा जो है ये सेटल हो जाता है सबस्ट्रेट पर और देन इट ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू एडल्ट फॉर्म। तो ये टॉर्नेरिया लार्वा जो ब्लेनोग्लोसिस में प्रोड्यूस होता है उसकी हमने डायग्राम भी दिखाई है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि लार्वा जो है उसकी शक्ल और उसके जो फीचर्स हैं वो कंपैरेटिवली काफी डिफरेंट हैं देन दी एडल्ट वर्म, जो कि ट्यूबुलर और लंबी बॉडी रखता है, जबकि ये जो है स्मॉल शॉर्ट टॉर्नेरिया लार्वा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हेमिकॉर्डेटा की दूसरी क्लास टीरोब्रेंकिया की स्टडी करेंगे। टीरोब्रेंकिया जो है ये कंपैरेटिवली छोटी क्लास है। इसके जो मेंबर्स हैं इनकी तादाद 20 स्पीशीज है। ये जो मेंबर्स हैं ये आमतौर के ऊपर डीप ओशन वाटर्स में रहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। इन पूरी दुनिया में हर इलाके में नहीं पाए जाते, बल्कि साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी जमीन के जनूबी इलाकों की तरफ रहते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि यूरोपियन कोस्टल वाटर्स में पाई जाती हैं और इसके अलावा बरमूदा के अराउंड भी जो शैलो वाटर्स हैं वहां पर पाई जाती हैं। यानी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत थोड़ी तादाद में है, जबकि मेजर तादाद इनकी साउदर्न हेमिस्फीयर में है। 20 ओवरऑल टीरोब्रैंक की स्पीशीज हैं। टीरोब्रैंक्स जो हैं साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनका साइज सिर्फ 0.1 से 5 मिलीमीटर है। आप अंदाजा लगाएं कि जो क्लास एंटीरोन्यूस्टा थी उसके मेंबर्स तो अच्छे खासे बड़े हैं, यानी तकरीबन
हमने मिनिमम साइज भी उनका 10 सेंटीमीटर कहा था और 10 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर्स तक उनकी रेंज है, जबकि ये जो है 0.1 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक है। ये जो है कॉलोनीज में रहते हैं और ये जो कॉलोनीज हैं एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होती हैं और ये ट्यूब्स सिक्रीट करते हैं और उन ट्यूब्स के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम अभी इनकी डायग्राम देखेंगे तो इनकी ट्यूब और उनके अंदर इनकी कॉलोनी के अंदाज को हम देखेंगे। एंटीरोन्यूस्टा की तरह से टीरोब्रैंक्स की बॉडी भी 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, यानी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस जो है इनकी ये एक्सपेंडेड होती है और शील्ड लाइक होती है, यानी ये लंबी किस्म की प्रोबोसिस नहीं है बल्कि चौड़ी है और शील्ड की तरह है। ये प्रोबोसिस वाला रीजन जो है यहां से सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं जो कि एक ट्यूब बनाती हैं और इन्हीं प्रोबोसिस की मदद से ही ये ट्यूब के अंदर मूवमेंट भी करते हैं। कॉलर जो है उसके ऊपर 2 से लेकर 9 तक आर्म्स होते हैं और इन आर्म्स के ऊपर फिर सिलिएटेड टेंटिकल्स लगे होते हैं। ट्रंक जो है ये इनका यू शेप्ड होता है। हम एक टीरोब्रैंक की डायग्राम देख रहे हैं। ये कॉलोनी है। कॉलोनी में आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि ट्यूब्स हैं और ट्यूब्स के अंदर एनिमल रहता है। ये जो एनिमल है ये ओवरऑल लंबाई के रुख में है, लंबा है। इसका जो ट्रंक है उसके बाद एक लंबी स्टाक है। स्टाक के थ्रू कॉलोनी के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इसके अलावा कॉलर जो है उसके ऊपर एक प्रोबोसिस है और प्रोबोसिस के साथ जो है वो आर्म्स लगे हुए हैं। आर्म्स के ऊपर टेंटिकल्स लगे हुए हैं। टेंटिकल्स जो हैं वो सिलिएटेड होते हैं। एनिमल जो है वो ट्यूब के अंदर रहता है, कुछ देर के लिए बाहर भी आता है लेकिन रिट्रैक्ट होकर ट्यूब के अंदर चला जाता है और यूं महफूज रहता है। अब हम टीरोब्रैंक्स के मुख्तलिफ सिस्टम्स को देखते हैं। तो फीडिंग में आ जाएं तो इनके पास फीड करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इनके आर्म्स के ऊपर लगे हुए जो टेंटिकल्स हैं और उन टेंटिकल्स के ऊपर जो सीलियां हैं इनकी मदद से वाटर में करंट्स यानी वाटर में लहरें पैदा की जाती हैं और ये वाटर के अंदर इस तरह से जो मूवमेंट पैदा होती है उसकी वजह से फूड इनके करीब आती है तो उस फूड को फिल्टर कर लेते हैं। सीलिया जो है वाटर में मौजूद मुख्तलिफ पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं और फिर सीलियरी मूवमेंट की वजह से फूड पार्टिकल्स माउथ की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। गैस एक्सचेंज की बात करते हैं तो टीरोब्रैंक्स जो हैं इनमें सिर्फ एक जीनस ऐसा है जिसके पास एक सिंगल पेयर ऑफ फ्रेंजियल स्लिट्स है। बाकी के जो जेनेरा हैं उनमें गैस एक्सचेंज और वेस्ट जो गैस एक्सचेंज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से होती है, उनके पास फ्रेंजियल स्लिट्स भी नहीं है। ये जो चीजें हैं गैस एक्सचेंज के अलावा एक्सक्रीशन के लिए भी यही स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं। जिनके पास फ्रेंजियल स्लिट्स हैं वो एक्सक्रीट कर देते हैं अपने एक्सक्रीटिव वेस्ट अपने फ्रेंजियल स्लिट्स के थ्रू ही, और जिनके पास वो नहीं है वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीटिव वेस्ट को कर देते हैं एक्सक्रीट। रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं इस तरह के एनिमल्स के लिए जो साइज में इंतहाई छोटे होते हैं उनके लिए इनकी रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं होती। सिंपल डिफ्यूजन इनफ होती है ऐसे एनिमल्स के लिए जिनका साइज छोटा होता है। इनमें रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जो है इनके पास 1 या 2 गोनेड्स होते हैं जो कि ट्रंक के एंटीरियर रीजन में पाए जाते हैं। ज्यादातर स्पीशीज डायोशियस होती हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। उसके नतीजे में एक लार्वा बनता है। ये जो इनका लार्वा होता है वो प्लेन्यूला लार्वा जैसा होता है। प्लेन्यूला लार्वा जो है वो कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में प्रोड्यूस होता है और ये उस तरह की शेप होती है इनके लार्वा की। ये जो लार्वा होता है ये फीमेल एनिमल की ट्यूब में कुछ देर के लिए रहता है। ये लार्वा जो है वो फीड नहीं करता, ये नॉन फीडिंग लार्वा होता है, यानी ज्यादा लंबा अरसा इसने रहना नहीं होता, इसलिए इसको फूड की जरूरत नहीं होती और ये जो है वो फिर फीमेल की ट्यूब
में से बाहर आ जाता है। बाहर आकर ये किसी जगह पर सेटल होता है और सेटल होकर अपने गिर्द एक कोकून बना लेता है और कोकून के अंदर रहते हुए मेटामॉर्फोसिस करता है और फिर अडल्ट में तब्दील हो जाता है। ये तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जो बडिंग के थ्रू होती है, और जब ये बडिंग करते हैं तो उसका नतीजा ये है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कॉलोनी फॉर्मेशन होती है। एक ही जगह पर रहते हुए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते जाते हैं और यूं कॉलोनी का साइज इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के बाद हेमिकॉर्डेटा फाइलम खत्म हुआ और अब हमारा अगला लेक्चर जो है उसमें हम फाइलम कॉर्डेटा को स्टार्ट करेंगे। पहले हम उसके फीचर्स देखेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उसके सब फाइला में से 2 सब फाइला को डिस्कस करेंगे।